दोस्तों नमस्कार। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपने लास्ट क्लास में बात हुई थी दोस्तों किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपन ने कर लिया था भोजन निर्माण। ये भोजन निर्माण था किसमें? स्वपोषी में। ये चीज अपनी हो गई थी। अब इस भोजन के बाद शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत क्या है? प्रकाश, ये श्वसन। भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती। इसके बाद शरीर से कार्बनिक पदार्थ हैं या आपके जैविक पदार्थ हैं, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिससे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। तो श्वसन भी एक कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया है। और इस जैविक क्रिया के दौरान जो आपके पचित अणु हैं, या फिर ऐसे कह दो संश्लेषित अणु, इन संश्लेषित अणुओं से शरीर को क्या प्राप्त होती है? एटीपी प्राप्त होती है। तो एटीपी प्राप्त का स्रोत, एटीपी प्राप्त की जो क्रिया है वो श्वसन पढ़नी है अपन को। मतलब नेक्स्ट टॉपिक श्वसन के बारे में है। तो पादपों में श्वसन, उसके प्रकार पढ़ने, एक तो अपन को एक उसकी परिभाषा देखनी है। इसके बाद उस श्वसन की क्या है? क्रियाविधि। फिर उसका ऊर्जा का निर्माण। और एक अनोक्सीय, अनोक्सीय को बोलते हैं किण्वन। किण्वन। इसके अलावा इसमें है आर्क्यू और श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसा कुछ टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन का, श्वसन का। इसकी चर्चा अपन को करनी है। देखो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली परिभाषा आपके पास लास्ट टाइम में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये चीज बनी थी, याद करो थोड़ा सा पिछली क्लास को। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जिसको कहते हैं अपन, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिससे बनता है जल, CO2 और एनर्जी। परिभाषा सुनो पूरी। वह जैव रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा ध्यान से सुनना, वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भोजन का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल, ऊर्जा और CO2 का उत्पादन होता है। क्या कहलाता है मेरे मित्रों? श्वसन कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चर्चा की बात है। अपन को एक क्लास के बाद दूसरी क्लास कंटिन्यू मिल रही है, तो पुरानी क्लास आपके सामने पूरी रिवाइज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से वो आनी चाहिए, तब तो अपन को आगे वाली क्लास समझ में आएगी। पहली बात तो क्लास बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल सिस्टमेटिक एज ए ऑफलाइन के हिसाब से, और जैसी आपकी एक तरह से क्वालिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी है उसको ग्रहण करने की, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। स्टैंडर्ड के हिसाब से एक चीज और बता दूं, 0 से लेकर हाई लेवल तक, मतलब एक छोटे से कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो बड़े से बड़े कंपटीशन के हिसाब तक की आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, ये क्लास आपको इसलिए इस हिसाब की दी जा रही है कि ये पढ़ने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दूसरी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। क्लास ऐसी हो जिसमें आपको पूरी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत तरीके से समझ में आ जाए, और आपकी सारी परेशानियां वहीं दूर हो जाए। तो इसी हिसाब से अगली क्लास अपनी जो है वो क्लास कौन सी है साहब? रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन की मैंने आपको परिभाषा बता दी। कौन सी बताई? बताओ। कि वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण, जिससे जल, ऊर्जा और CO2 का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? श्वसन। अब देखो यहां से CO2 क्या है? उत्सर्जी है, मतलब ये तो किस में चली जाती है? वायुमंडल में, श्वसन क्रिया के दौरान। और ऊर्जा और जल का उपयोग, इन दोनों का उपयोग किस में होता है? जैविक कार्यों में। ऊर्जा और जल का उपयोग किस में हो जाएगा? जैविक कार्यों में।
तो अपन ये कह सकते हैं साहब श्वसन के अंदर ये भी तो कह सकते हो O2 की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का दहन किसमें, शरीर में, कोशिका में कार्बनिक पदार्थों का दहन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब देखो मोस्टली अधिकांश बच्चों की एक समस्या होती है, वो समस्या क्या है, जैसे अब तो खैर मैं आपको पूछ नहीं सकता, लेकिन क्लास में जैसे पूछते हैं ना कि साहब श्वसन क्या है, तो वो एक ही बात रटी रटाई बोलता है, O2 लेना और CO2 छोड़ना, यही कहता है ना। तो O2 CO2 इसको भी कंफ्यूज मत करो, इनका जो विनिमय है ना, विनिमय वो केवल श्वास है बेटा, श्वास, जिसको अपन सांस लेना कहते हैं, ब्रेथिंग कहते हैं। और ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अपने आप में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों की चीजें अलग अलग होती है, मतलब उनको अलग अलग चीजों के रूप में जाना जाता है। एक क्रिया वातावरण और अपने श्वसन अंग के बीच होती है और दूसरी क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है। तो ये चीज ये हुई सेल्स में भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। अब वो श्वसन किसका हो रहा है, भोजन का, तो भोजन को अपन क्या बोल रहे हैं बताओ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसकी उपस्थिति में हो रहा है, O2 की उपस्थिति में हो रहा है। और मुक्त क्या हो रही है बताओ, यहां मुक्त कौन है, CO2। तो आपको एक चीज यहां मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या हो रहा है साहब, गैसों का विनिमय हो रहा है, गैसों का विनिमय आवश्यक है, गैसों की आदान प्रदान या गैसों का आना और जाना यहां आवश्यक है। तो वो गैसों का आना जाना किस हिसाब से होता है, देखो मनुष्य के हिसाब की बात करें या जंतुओं के हिसाब की बात करें तो अपने एक विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, और इस श्वसन तंत्र के द्वारा ही अपने गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसें अंदर आती है और बाहर निकल जाती है। लेकिन पादपों के अंदर इस प्रकार की कोई चीज नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होती। तो पादपों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा, एक तो रंध्रों द्वारा और दूसरा बालकों किसके द्वारा, वात रंध्रों द्वारा। देखो रंध्र आपको बता दिए, वात रंध्र आपको बता दिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में अपनी चर्चा हो गई थी सारी, उस समय अपन ने बता दिए थे सारी चीजें, ये कह दी थी आपको, समझा दी थी कि रंध्र साहब वात रंध्र क्या होते हैं। तो ये तो रंध्र तो किस में मिलेंगे आपको, पत्तियों पर, पत्तियों पर रंध्र किस पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। रंध्रों की चर्चा किस पे करेंगे अपन, पत्तियों पे। और ये वातरंध्र किस में होते हैं, तने में। तो दोनों चीज अलग अलग हैं, लेकिन सर्वाधिक जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। तो ये तो नॉर्मल परिचय था। देखो नॉर्मल, मेरा एक फंडा है, एक मतलब मेरी सोच है कि बच्चे को एक बार उसका बेसिक समझ में आ जाए ना कि टॉपिक क्या है, कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, किस हिसाब से शुरू करना है। तो बेसिक जैसे ही समझ में आ गया, उसके बाद उसको सारी चीजें, दूसरी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, वो बहुत अच्छे से समझ लेगा। और बेसिक में क्या आता है, उसका एक तो इंट्रोडक्शन और एक उसकी डेफिनेशन। तो रेस्पिरेशन की यहां डेफिनेशन और उसका परिचय अपने सामने हो गया, साथ ही किसके द्वारा वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि बेटा ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज अलग है, ये ब्रीथिंग में पढ़ते हैं अपन, श्वास लेना या जो सांस की क्रिया है ना उसमें पढ़ते हैं, और ये किस में पढ़ते हैं अपन, कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण। अब देखो एक चीज अपन को यहां और देखनी है साहब, कि यहां आपके पास रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ, जिसको कहते हैं अपन श्वसनीय क्रियाधार बोल दो, या फिर ऐसे कह दो श्वसन अभिकारक, या चलो एक चीज और कह दो इसको, श्वसन
क्रिया कारक। देखो किसी भी रिएक्शन में जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जीवों के शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं अपन कौन सी, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और बायोकेमिकल रिएक्शन एक आपने बहुत बड़ी पढ़ ली पुरानी क्लासेस में, कौन सी, फोटोसिंथेसिस। और दूसरी बड़ी रिएक्शन कौन सी है आपकी, ये रेस्पायरेशन। तो इस रेस्पायरेशन में सबसे पहली चीज आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा पदार्थ चाहिए, और उसी से आपके पास क्या मिलेंगे, उत्पाद बनेंगे। तो रॉ मटेरियल में कौन कौन सी चीजें होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होती है, और इसके अलावा कौन होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, ये तीन चीज मेन है रॉ मटेरियल में, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और एक कौन सी, प्रोटीन। सबसे पहले यानी सर्वाधिक, पहले और सर्वाधिक, सबसे पहला और सर्वाधिक ऑक्सीडेशन आपका किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। सबसे पहले किसका होना है, कार्बोहाइड्रेट का होना है। तो कार्बोहाइड्रेट जब श्वसनीय क्रियाधार होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट श्वसनीय क्रियाधार है, तब उसको प्यारे बच्चों कहते हैं, तब उसको कहते हैं अपन प्लावी या फ्लोटिंग, प्लावी या फ्लोटिंग श्वसन कहा जाता है, फ्लोटिंग श्वसन कहते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वसा का क्या होता है, संग्रहण के रूप में होता है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है साहब, उस समय जैसे कोई डाइटिंग वाइटिंग पे चला जाता है ना, उस समय चर्बी को कम करने के लिए किया जाता है, चर्बी चढ़ जाती है ना, तो उसको कम करने के लिए। और प्रोटीन की उपस्थिति में, प्रोटीन की उपस्थिति में श्वसन, प्रोटोप्लाज्मिक, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक या इसको बोलते हैं अपन जीवद्रव्य, जीवद्रव्य श्वसन। याद रखना, प्लावी श्वसन तो किसकी उपस्थिति में, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में कौन सा हो जाएगा, प्लावी। और प्रोटीन की उपस्थिति में कौन सा हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्य श्वसन। मतलब आपको यहां मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि श्वसन के अंदर रॉ मटेरियल काम करता है, और रॉ मटेरियल तीन है आपके, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। फैट तो कब होती है, संग्रहण के लिए होती है, संग्रहण के समय, तो इसका तो कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो क्रियाधार के आधार पर श्वसन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक तो प्लावी और दूसरा कौन सा, प्रोटोप्लाज्मिक। प्लावी श्वसन मेरे दोस्त कौन सा है, जो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में हो रहा है, और प्रोटोप्लाज्मिक कौन सा है, जो प्रोटीन की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये तो कोई बेसिक चीजें थी, आपको इसकी बतानी थी कुछ चीज। अब देखो नेक्स्ट चीज, श्वसन के प्रकार। पाइपों में श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो आपने सुना होगा वायुव्य और दूसरा अवायुव्य, जिनको कहते हैं ऑक्सीय और कौन सा, अनॉक्सीय। परिभाषा से आप सारे वाकिफ हैं साहब। ये तो कब होता है, O2 की उपस्थिति में, और ये कब होता है, O2 की अनुपस्थिति में। ये सारी चीजें आप जानते हो। आपके पास श्वसन की दो चीज लेनी है अपन को। पहली चीज कौन सी साहब, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के दौरान क्या क्या बना, एक तो जल, CO2 और एनर्जी। एनर्जी कितनी, 686 किलो कैलोरी। ठीक है, सेम दूसरी चीज, पहला श्वसन हो गया, दूसरा देखो, श्वसनीय क्रियाधार यही है, कौन, ग्लूकोज। ऑक्सीजन नहीं होगी, डायरेक्ट ही क्या बनेगा बताओ, CO2, C2H5
OH प्लस ऊर्जा मात्र 56 किलो कैलोरी। दो श्वसन हो गए आपके पास, कौन कौन सा, एक तो ऑक्सीय और दूसरा कौन सा है, अनोक्सीय। तो देखो ये तो कहां पे हुआ, विकसित बड़े जीवों में, जीवों व पादपों में। मतलब आपकी प्लांट सेल के अंदर जो जितनी भी बड़ी विकसित कोशिकाएं होती है, जो अच्छी कोशिकाएं होती है, जहां पर सारी उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है, उनमें तो कौन सा श्वसन है, ऑक्सीय श्वसन। दूसरा कौन सा है, अनोक्सीय श्वसन। तो इसकी चर्चा करो। ये होता है साहब बीज में, फल में, कब, जब किण्वन क्रिया होती है उस समय। जीवाणु में भी साहब यही होता है, पीपीएलओ में भी यही होता है, फ्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, प्रोटोजोआ, ईस्ट। और एक और ध्यान रखना, आपको याद रखने की जरूरत है, जितने भी अंतः परजीवी होते हैं ना, जो शरीर के अंदर रहकर जीवन यापन करते हैं, उन सब में कौन सा श्वसन होता है, अनोक्सीय श्वसन पाया जाता है। अनोक्सीय श्वसन ही होता है उसमें। क्यों, क्योंकि वो अंदर से शरीर से ही पोषण प्राप्त कर रहा है, रहना और खाना वही रह रहा है उसका, किसका, अंतः परजीवी का। तो इसको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाती, इसलिए वो कौन सा श्वसन करेगा, अनोक्सीय श्वसन करेगा। अब सुनो, इसमें ऊर्जा अधिक होती है, अधिक है ना, देखो 686 किलो कैलोरी और इसमें मात्र 56 किलो कैलोरी। इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, और इसमें अपूर्ण होता है। ठीक है, ये क्रिया कहां होती है बताओ मुझे, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तो इसके अपोजिट ये क्रिया देखो कहां कहां होगी। सबसे पहले तो ऊर्जा कम, ऊर्जा कम, ऊर्जा कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, कम होता है। और एक चीज विशेष ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूं मैं, ये क्रिया कहां होती है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य या जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में ये क्रिया होती है। साहब ये था आपका कौन सा, श्वसन। यानी कि दो प्रकार का श्वसन होता है, जिसमें ऊर्जा ज्यादा बनती है 686 किलो कैलोरी, जिसका किलो जूल में निकालोगे तो 2867 हो जाएगा, 2867 किलो जूल। 2867 किलो जूल किस में मिलती है, आपके कौन से श्वसन में, ऑक्सीय श्वसन में। और दूसरी कौन सी है, अनोक्सीय श्वसन, 56 किलो कैलोरी। ओनली कितनी, 56 किलो कैलोरी। तो लगभग ये हो गई, 56 का मतलब हो गया 247, 247 किलो जूल। मेरे हिसाब से यहां पर आपके दोनों कौन कौन से, ऑक्सीय और अनोक्सीय श्वसन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए हैं। देखो ऑक्सीय श्वसन के अंदर, ऑक्सीय श्वसन के अंदर ऊर्जा की मात्रा क्या चाहिए, अधिक, और किसमें होता है, बड़े विकसित जीवों में होता है। और अनोक्सीय श्वसन कहां होगा, अल्प विकसित कोशिकाओं में, जीवाणुओं में, फलों में, इनके अंदर। ये कौन सा हो गया, अनोक्सीय श्वसन। तो याद रखने वाली चीज यही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसको आती भी है सारी चीजें आपको। ऑक्सीय और अनोक्सीय श्वसन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा इतना, केवल एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से अपन को ध्यान रखना है इनका, और उदाहरण अपन को ध्यान रखने हैं। बाकी सारी चीजें आपकी कंप्लीट मेरे हिसाब से इसमें हो गई। ठीक है, याद रख लोगे। इसमें बड़े विकसित पादप जंतु, इसमें बीज, फल, जीवाणु, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। एक और देख लो,
प्लाज्मा। देखो कोशिका पढ़ाएंगे तब इन दोनों का अंतर भी बताएंगे। पीपीएलओ भी छोटी कोशिका है और माइकोप्लाज्मा भी छोटी कोशिका है। दोनों में माइनर डिफरेंस होता है किसका, लंबाई का, 0.3 और 0.2, बस इतना ही अंतर है। सेल पढ़ाएंगे जब उसके अंदर बहुत अच्छे से इसको समझा भी देंगे, कोई समस्या भी आपको नहीं आएंगी। बेटा ये हो गया आपका श्वसन का प्रकार। नेक्स्ट देखो श्वसन अंग। देखो सबसे पहले गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय किसके द्वारा, रंध्रों द्वारा। ठीक है, रंध्रों द्वारा गैसें कहां आ गई, पादप कोशिका में आ गई। ठीक है, यहां से रंध्रों से सेल के अंदर आपकी गैस आ गई, कोशिका के अंदर आ गई, कौन, ऑक्सीजन। और कोशिका में वास्तविक अंग याद रखना, श्वसन वास्तविक अंग। दो होते हैं, दोनों को अलग अलग ही बता देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। एक तो प्रोकैरियोटिक में और दूसरा किस में, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में तो होते हैं बेटा मीजोसोम, मीजोसोम या मीसोसोम, इसी को ही कहते हैं। और यूकैरियोटिक में आपका मेन अंग होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। विशेष अपन को क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं किसी भी पादप कोशिका का वास्तविक अंग। शायद आपने छोटी क्लासों में एक चीज सुन रखी होगी, पावर हाउस ऑफ सेल। अपनी कोशिका का पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब ऊर्जा जनरेट करता है किसके द्वारा, भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यूं ही नहीं बोलते मन मर्जी से बोल दिया पावर हाउस है, बिजली देता है। बिजली नहीं देता, ये शरीर को ऊर्जा देता है। और ऊर्जा देता कैसे है, ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ज्यादा तो नहीं बताएंगे यहां, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आती रहे। बाकी तो उसमें बताएंगे किसमें, श्वसन, उसमें कोशिका वाले चैप्टर के अंदर पूरे अपने कोशिकांग है ना, उसके अंदर समझा देंगे पूरी चीजें। इसकी बाह्य झिल्ली तो आवरण बनाती है, ये तो कौन सी होगी, बाह्य झिल्ली। थोड़ा सा याद रखो, ज्यादा याद नहीं रखना, और वहां बता देंगे पूरी। ये आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक आवरण या झिल्ली। आंतरिक झिल्ली में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे उभार हैं। इन उभारों को बेटा कहते हैं क्रिस्टी। ये याद रखना है पहली चीज तो। अंगुली नुमा उभार बनते हैं, टेनिस के रैकेट्स बनते हैं, और वो टेनिस के रैकेट्स क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। अब देखो इस क्रिस्टी का मामला समझो। इस क्रिस्टी के अंदर यहां पर तरल पदार्थ भरा होता है इस प्रकार का, जिसको तो कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, आधात्री। मैट्रिक्स या आधात्री। और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे डॉट पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है F1 या ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, जिनके अंदर होते हैं श्वसनकारी एंजाइम। ETS श्रृंखला के लिए, श्वसन श्रृंखला के लिए जो एंजाइम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं साहब, क्रिस्टी पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टी के अंदर पाई जाती है कौन से, श्वसनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं जो श्वसन की क्रिया में अपनी भूमिका मुख्य भूमिका, मेन भूमिका निभाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है, किसी भी कोशिका में जो विकसित बड़े जीव हैं, उन जीवों की विकसित कोशिकाओं में आपको पता है श्वसन अंग क्या होता है, मुख्य श्वसन अंग कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो चीजें कौन सी ध्यान रखनी है कि साहब इसके अंदर एक तो अंगुली नुमा उभार होते हैं, इन उभारों को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है,
और किस टी के ऊपर क्या होते हैं, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम होते हैं, जहां पर श्वसनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं। आंतरिक भाग में तरल भरा होता है, उस तरल को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत गजब की चीज होती है। क्रेब्स साइकिल बताएंगे आपको एक, वो क्रेब्स साइकिल किस में संपन्न होता है, मैट्रिक्स में ही संपन्न होता है। और इसके बाद इनके बीच का जो ये रिक्त स्थान है, इसको बोलते हैं पेरी पेरीप्लास्टिडियल स्थल, पेरीप्लास्टिडियल स्थल। और पेरीप्लास्टिडियल स्थल में भी गजब की चीज होती है, एक योजक या लिंक अभिक्रिया बताऊंगा मैं आपको श्वसन में, वो लिंक अभिक्रिया यही होती है। बाकी खैर सारी बताता जाऊंगा, आप कंफ्यूज मत हो। फिलहाल तो अपन को यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, मीजोसोम होते हैं। जैसे मान लो ये कोई जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार के कैप्सिड, ग्लाइकोलिक्स और क्या होती है, केंद्रक, इस प्रकार की कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ऐसे केंद्रक अनुपस्थित होता है इसमें, ये इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, तो इस वाले भाग के अंदर आंतरिक भाग में ऐसे कुछ उभार बनते हैं, ये उभार बनते हैं ना, वो ही क्या कहलाते हैं, मीजोसोम कहलाते हैं, मीसोसोम कहलाते हैं, जहां से श्वसन क्रिया पूरी संपन्न होती है। तो ध्यान रख लेना, पहला श्वसन अंग मीजोसोम, दूसरा श्वसन अंग कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया किन में, यूकैरियोटिक जीवों में, और मीजोसोम किस में, प्रोकैरियोटिक जीवों में। दोनों को अलग अलग रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। चलें आगे, डन। श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि बहुत अच्छी चीज। देखो श्वसन की क्रियाविधि कहां से शुरू होती है, श्वसनीय क्रियाधार से। श्वसनीय क्रियाधार कौन है अपने पास, ग्लूकोज। ग्लूकोज का विखंडन कराओ, विखंडन C3H4O3। मतलब ग्लूकोज को यदि आप तोड़ोगे, छोटे अणुओं में तोड़ोगे आगे, तो ग्लूकोज कौन सा, C6H12O6 किस में टूट जाएगा, C3H4O3 पायरुविक अम्ल में। ठीक है, अब इस पायरुविक अम्ल का आगे क्रियाविधि पूरी होती है, कंप्लीट। मतलब पायरुविक एसिड आगे टूटेगा, दो भागों के हिसाब से टूटेगा, एक तो कौन सा, एनोक्सिय, और दूसरा बाल को कौन सा, ऑक्सीय। दो क्रियाविधियों में संपन्न होता है, एक तो अनोक्सीय और दूसरा कौन सा, ऑक्सीय। दोनों चीज मैं आपको पहले ही बता चुका, अनोक्सीय O2 की अनुपस्थिति में और ऑक्सीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तोड़ दो, अब कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तोड़ने में क्या समस्या आ रही है, देखो पहले ईस्ट में तोड़ो, ईस्ट में कौन सा श्वसन होता है, ईस्ट में अनोक्सीय श्वसन। तो इसमें क्या बनती है, C2H5OH और प्लस CO2। देखो ईस्ट एक प्रोकैरियोटिक जीव में आता है, कवक में, एक कोशिकीय है ये। ठीक है, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, अपवाद है कवकों के हिसाब से, और ये बहुत बड़ा वरदान है अपने लिए। जितने भी एल्कोहली जो पेय पदार्थ बनाए गए ना, सारे वो ईस्ट से है, ब्रीवर्स कवक बोलते हैं इसको। औद्योगिक कवक के नाम से भी किसको जाना जाता है, ईस्ट को ही जाना जाता है। तो यहां ईस्ट क्या करता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उन कोशिकाओं का किण्वन कर देता है, और किण्वन से क्या बनता है, एल्कोहल बन जाता है। और सेम चीज ही बालकों किस में बनती है, पादप में। पादप में भी क्या बनता है, एल्कोहल, और प्लस CO2 क्या हो जाती है, मुक्त
हो जाती है। और इस क्रिया में ऊर्जा क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा कम प्राप्त होती है। ऑक्सीय श्वसन में आपको मैंने पहले ही बता दिया साहब, यहां पूरा क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीडेशन। चलो, ईस्ट की होगी बात, पादप की होगी। क्या जंतु में भी होता है कभी? जंतु मतलब आप जंतु ही है ना, आप में भी कभी अनोक्सीय श्वसन होता है क्या? जी होता है साहब। कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। मेहनत का मतलब ऐसे नहीं बैठे बैठे फिजिकल मेहनत की बात की है मैंने। जैसे मान लो आपने कोई लंबी यात्रा की, आपने बहुत गहरी चढ़ाई की, आपने दौड़ लगाई, तो उस समय आपके अंदर कौन सा श्वसन होगा? अनोक्सीय श्वसन होगा। और अनोक्सीय श्वसन किस में होता है? जंतुओं की मांसपेशियों में, मसल्स में। तो अगली बात, जंतु में, जंतुओं की सीधा लिख देता हूं, मांसपेशियों में। और जंतुओं की मांसपेशियों में होता है तो उससे बनता है कौन? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बड़ी काम की चीज है बेटा। जोश ही जोश में तो दौड़ लिए, यात्रा भी चले गए, किसी के पीछे भी भाग लिए, लेकिन फिर जे दर्द करे है काम के जॉइंटों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, नसें खिंच जाती है, पैर दर्द करने लग जाते हैं। गर्म पानी करो, ऑयल करो, मसाज करो, सारे करवाते हैं फिर उनके। क्यों? क्योंकि अपनी जो मसल्स है ना साहब, उस मसल्स के अंदर कौन जमा हो जाता है? ये आपका लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और इस लैक्टिक एसिड के कारण ही बेटा आती है थकान, दर्द होता है साहब। और इसी के कारण क्रैम्प आते हैं, क्रैम्प आना, बाइंटे आना। ठीक है, किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण ही ये सारी चीजें आ गई। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। अब 2 दिन 4 दिन कुछ रेस्ट करो, मसाज करो, या क्या करें बताओ, कुछ चीज़ों के लिए उसके अंदर थोड़ी सी मालिश करें, तो कुछ टाइम बाद आपको पता है उसमें रिलैक्स होता है। रिलैक्स क्या मतलब? वो आपका लैक्टिक एसिड होता है ना, वो वहां से, उन जॉइंट से, उन मांसपेशियों से क्या हो जाता है? हट जाता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, आगे अनोक्सीय श्वसन। अनोक्सीय श्वसन हो गया पहला। दूसरा ऑक्सीय श्वसन, इसमें है क्रेब्स। क्रेब्स कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और किस में? मैट्रिक्स में, आधात्री में। यहां बनता है CO2, जल और ऊर्जा, अंतिम उत्पाद। और एक संपन्न और होता है इसमें ETS, इलेक्ट्रॉन का परिवहन। और ये बेटा कहां होता है? क्रिस्टी पर, क्रिस्टी पर। हाँ, इसका विघटन हुआ, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में। अब देखो, ये एक चार्ट बना हुआ है आपके सामने, बना हुआ है ना चार्ट। इस क्रिया को अपन क्या बोल सकते हैं? किण्वन कह सकते हैं, किण्वन। ये एक बोर्ड की स्लाइड या एक चार्ट बना हुआ है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन इसी में से आ जाए ऐसे ही। मेरी एक आदत है आपके लिए कि आपको उस बोर्ड में से जो लिखा है उसमें से ही क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में अपन थोड़ा सा मैटर अलग कर देते हैं कि उसको अंडरलाइन करवा देते हैं, कुछ स्टार लगवा देते हैं, कुछ थोड़ा सा ढंग से करवा देते हैं। लेकिन यहाँ आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि साहब जो स्लाइड आपको मिलती है, पैनल कॉपी, आपको बोर्ड की पैनल कॉपी जो मिल रही है, उस पैनल कॉपी में से भी वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, समझनी है, ध्यान देनी है, तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज काम नहीं हो सकता। तो उस पैनल कॉपी के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है, जैसे ये चार्ट बना हुआ है, क्रियाविधि वाला चार्ट है, और इस क्रियाविधि वाले चार्ट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस दे रखा है, क्रेब्स दे रखा है, ETS दे रखा है और किण्वन दे रखा है। ये सब कहाँ होते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। इनके अंदर उत्पाद क्या क्या बनते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अरे एक के साथ 4-4, 3-3 चीजें फ्री है,
बस समझने का फर्क है। अब बेफालतू उन चीजों को तुम रटो करो फिर कोई मतलब नहीं है बेटा। चीजों का बेसिक यदि आपको तरीका समझ में आ गया ना तो ये सोच लो कि अपना काम बहुत इजी और आसान हो गया, मजेदार हो गया, शानदार हो गया। तो वो चीज अपन को थोड़ी सी समझनी है कि यहां ग्लूकोज का सबसे पहले विखंडन हुआ किससे? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना? पायरुविक एसिड बना। और पायरुविक एसिड आगे दो स्टेप में आगे चलेगा। कौन कौन से में? एक तो अनोक्सीय और दूसरा ऑक्सीय। अनोक्सीय कौन कौन से में करवाया अपन ने? पहला ईस्ट में करवाया, दूसरा पादप में करवाया और तीसरा किस में करवा दिया? जंतु में करवा दिया। ठीक है। और ऑक्सीय शोषण के दौरान क्रेब्स करवा दिया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और ईटीएस करवा दिया किस पर? क्रिस्टी पर। ठीक है। अब आगे आओ, पढ़ना क्या क्या है आपको। सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है बताओ? ये है कि नहीं? दूसरी चीज ये रही, तीसरी चीज ये रही साहब, और चौथी चीज ये रही। ये लो, आ गया पाठ का निचोड़ ही आ गया अपने आप में। पाठ का निचोड़ हो गया अपने आप। आपको सिलेबस का पता है कौन सी चीज मेरे को कहां पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या हो गया और क्या बच रहा है। ये चीजें बेटा यदि पता है ना तो आपका काम बहुत आसान हो गया। बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। इतना पता रख लो, बाकी और कोई आपको ऐसे टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। सिलेबस की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है जी। आगे चलें जी बालको। अभी कहा था आपको पहला पॉइंट यहां बताया था, देखो ग्लाइकोलाइसिस। तो अब नेक्स्ट यही चीज अपन को देखनी है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया, ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया, या फिर अपन ऐसे कह दें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल निर्माण का रैखिक पथ। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड निर्माण का रैखिक पथ क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास साफ श्वसनी क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज टूटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इस चक्र की खोज गुस्ताव इम्बडेन, ओटो मेयरहोफ और परनास ने की थी। इस चक्र की खोज तीन वैज्ञानिक थे, तीनों मैंने आपके सामने लिख दिए, गुस्ताव इम्बडेन, ओटो मेयरहोफ और परनास। तीनों के नाम से एक एक अक्षर लो साहब, ई, एम और पी, इसलिए इस चक्कर को EMP पथ भी कहते हैं। कौन सा पथ बोलोगे? EMP पथ। तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कौन सा? EMP पथ कहा गया है। ठीक है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपको पता है ये क्रिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में क्या होती है? संपन्न होती है साहब। ठीक है। और क्या होता है इसमें? इसमें दो अणु C3H4O3 के, पायरुविक अम्ल के और जल के अणु मुक्त होते हैं। याद रखना यहां CO2 निर्माण नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस में कभी भी CO2 नहीं बनती। गड़बड़ मत कर देना यहां किसी प्रकार की। CO2 किसी प्रकार की कोई CO2 का उत्पादन नहीं होता। पायरुविक एसिड बन जाएगा दो अणु, ऊर्जा ये लो,
ऊर्जा बन जाएगी और जल बन जाएगा, लेकिन CO2 का निर्माण नहीं होता। CO2 कभी भी इसके अंदर उत्पन्न नहीं होती, CO2 कभी भी मुक्त नहीं होती। ये तो इसकी बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, समझा दी। आपको ये चीजें याद रखनी है और स्टेप बाय स्टेप इस चक्कर को भी याद रखना है। कैसे रखना है, चलो अपन एक चर्चा के थ्रू देखते हैं इसको। सबसे पहले यहां से शुरू करें ऊपर से, आप तो एक ही पेज में बनाना है इसको ताकि याद रहे। सबसे पहले ग्लूकोज एक अणु, ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अरे यही तो दिक्कत है। ग्लूकोज चेंज हो गया किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये बनाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। ये टूट जाता है 3PGAL। दूसरा टूटता है इसमें कौन सा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। यहाँ एंजाइम लिख देंगे अपन, आ जाएगा, जगह है। फिर 1,3 डाई PGAL, 1,3 डाई PGA, 3PGA, 2PGA, फॉस्फोइनोल, पाइरूवेट और पायरुविक अम्ल। ये आपके पास लगभग 9-10 स्टेप्स हैं ऐसे, और 9-10 स्टेप्स के द्वारा ही आपका पूरा ग्लूकोज किस में टूट जाता है, पायरुविक अम्ल के अंदर टूट जाता है। कैसे कैसे टूटेगा, चर्चा करो। सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु, किसका, ग्लूकोज का एक अणु किस में टूट रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। एंजाइम चाहिए यहां, हेक्सा काइनेज, और हेक्सा काइनेज चाहिए तो ऊर्जा ADP, किससे, ATP से, Mg+2। दोबारा सुनो, सबसे पहले दिख रहा है ना, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्साकाइनेज की उपस्थिति में किस में टूट जाता है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए ग्लूकोज 6 फास्फेट में, जो अपने समायवी फ्रक्टोज 6 फास्फेट में टूटेगा किसकी उपस्थिति में, आइसोमरेज की उपस्थिति। एंजाइम कौन सा, आइसोमरेज। अब आइसोमरेज फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, वही हेक्सा काइनेज की उपस्थिति में, हेक्सा काइनेज आएगा तो बेटा क्या होगा, ADP, किससे, ATP से, और वही Mg+2। कौन बना, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, एंजाइम होगा यहां एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करेगा, इसको दो भागों में तोड़ देगा।
एक तरफ तो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 3PGL का पूरा नाम सुनना दोबारा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। एक तरफ तो कौन बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड और दूसरी तरफ बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये तो आगे ग्लाइकोलाइसिस में भाग नहीं लेता, संग्रहित उत्पाद वगैरह जो प्रकाश संश्लेषण के लिए RUBP वगैरह ये जो चीजें होती है ना उनके अंदर काम आ जाता है। कौन कौन आ जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये कोई काम नहीं आता। बच गया कौन सा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड और ये करता है एंजाइम, लिखूं मैं ट्रायोज फास्फेटेज। ट्रायोज फास्फेटेज की उपस्थिति में क्या बनाता है, ऊपर लिखा हुआ है 1,3-डाई-PGL, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ऊर्जा बनाएगा पहली बार NADPH2, किससे, NAD प्लस से, और डबल अणु शुरू हो जाते हैं, डबल अणु शुरू हो गए तो 2 NADPH2 बनाता है पहली बार। ग्लाइकोलाइसिस में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर देखो यहां काइनेज, वही काइनेज आएगा तो ऊर्जा का रोल होगा, और ऊर्जा का रोल किसके रूप में होगा बेटा, ATP के रूप में होगा, किससे, ADP से, ADP से, ठीक है। फिर कौन होगा, समायवी है दोनों, तो समायवी में आइसोमरेज एंजाइम याद होंगे आपको शायद। फिर इनोलेज, देखो इनोलेज का जिक्र आते ही आपको बता रखा है मैंने, इनोलेज जहां भी आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, इनोलेज जहां भी आएगा जल को बाहर निकलवा देगा। जल का अणु क्या हो गया, यहां बाहर निकल गया। और यहां कौन है फिर, काइनेज, और काइनेज आते ही आपको पता है, काइनेज आते ही फिर ऊर्जा बनेगी किससे, ATP के रूप में, किससे, ADP से, ये लो जी। और लास्ट में कौन बन गया, पायरुविक अम्ल 2 अणु। 2 बार समझा दिया है, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार की। सबसे पहले आपका श्वसनीय क्रियाधार अणु क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हेक्साकाइनेज की उपस्थिति में ऊर्जा का उपयोग करते हुए ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है, ठीक है, जो आइसोमरेज की उपस्थिति में अपने समायवी फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है, जो हेक्साकाइनेज की उपस्थिति में फिर ऊर्जा का निर्माण नहीं, उपयोग करते हुए किस में बदल जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में। इसका होता है एल्डोलेज की उपस्थिति में क्या, संघनन, और संघनन का मतलब ये प्रॉपर कितने भागों में टूट जाता है, 2 भागों में। 3PGL से मतलब है अपन को, और से कोई मतलब नहीं। 3PGL को पूरा सुनो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड का क्या हो जाता है यहां निर्माण, जो ट्रायोज फास्फेटेज की उपस्थिति में, ट्रायोज फास्फेटेज की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, जो डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में NADPH2 के रूप में ऊर्जा निर्माण करते हुए क्या बना लेगा, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बनाएगा, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो किस में बदल जाएगा, फिर ऊर्जा का निर्माण करते हुए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और लास्ट में अंतिम क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। अब मैंने कहा था आपको
कि इस चक्र के दौरान पायरुविक एसिड बनता है, CO2 नहीं बनती, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। अब देखो ऊर्जा कहां कहां बनी बालको, यहां ऊर्जा इस जगह काम आई 1 ATP, इस जगह काम आई 1 ATP, 2 ATP का यूज हो गया। आगे चार्ट बताऊंगा इसलिए पहले ही समझ लो एक बार इसको। इससे पहले 2 ATP का यूज हो गया, NADPH2 निकोटिनेमाइड एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट या नियोसिन न्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेट, एक ही बात है। तो यहां से 2 NADPH2 बन रही है और 2 NADPH2 का मतलब एक NADPH2 से 3 ATP मुक्त होती है। कितनी ATP? 3 ATP। तो 3 ATP यहां बन गई, 2 ATP 5 और 5 और नहीं 3 दूनी 6, तो ये डबल है ना, 6 तो ये 6 और 2 8 और 2 10, टोटल कितनी बनी 10। उपयोग में कितनी आई? उपयोग में कितनी? 2। तो कुल लाभ कितना हुआ? 8 ATP का यहां लाभ हुआ। कैसे हुआ दोबारा समझो एक बार, इसको समझाऊं मैं। ग्लाइकोलाइसिस ऊर्जा, ग्लाइकोलाइसिस की ऊर्जा, ग्लाइकोलाइसिस की ऊर्जा, उपयोग ATP। ऊपर आई थी ना, अभी देखी थी आपने 2 ATP, ठीक है। निर्माण, निर्माण, निर्माण कितना? 2 NADPH2 इंटू 3 ATP बराबर कितनी? 6 और नीचे कितनी ATP? नीचे कितनी? 4। तो 4 और 6 कुल ऊर्जा बोलो कितनी है? 6 और 4 10 ATP, 10 ATP शुद्ध ATP लाभ, शुद्ध ATP लाभ कितना? 8 ATP, 8 या इसको 6 भी लिखते हैं, अभी रीजन समझाऊंगा मैं। केवल ATP लाभ, केवल ATP लाभ, ओनली ATP की बात करें तो ओनली ATP को देखो एक बार, ओनली ATP की बात करें तो देखो 2 ATP यहां काम में आ रही है, 1 और 2, और बन कितनी रही है? 2 और 2 4, 2 काम में आ गई, 4 बची। तो केवल ATP की चर्चा करेगा ना, तो केवल कितनी लिखनी है आपको? 2 ATP। और कुल ऊर्जा के लाभ की बात करें ना तो कितनी है? 6 या 8 ATP। ये विशेष अपन को ध्यान रखनी है कि साहब ग्लाइकोलाइसिस में उपयोग आने वाली ऊर्जा तो कितनी है? 2 ATP। निर्माण किससे? NADPH2 से हुआ, कितना? 6, 4 ATP वैसे शुद्ध बन गई, 6 और 4 10, 2 उपयोग में आ गई थी, इसलिए कितना लाभ हुआ? 6 या 8। 6 8 का चक्कर अभी समझा रहे हैं, तसल्ली करो थोड़ी सी। और लास्ट में आपको ये पूछ ले कि ओनली ATP, NADPH2 का कोई जिक्र नहीं करेगा, तब कितनी आएगी? 2 ATP आएगी। अब बात सुनो बेटो, बहुत अच्छी चीज, NADPH2 2 निकोटिनेमाइड एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, यदि मेलेट द्वारा, यदि मेलेट द्वारा, मेलेट एक सट्टल वाहक होता है जो इसको ले जाता है किसमें? आगे, तो द्वारा ETS में चला जाता है, ETS में चला जाता है ना, तब को आपको पता है 2 × 3 ATP बराबर कितने? 3 दूनी 6 ATP। और 6 ATP का मतलब ऑक्सीय श्वसन में कितने ATP बनेंगे? कुल बनेंगे कितने? 38 या 36, ये चीज याद रखनी है। और यदि 2 NADPH2 माइटोकॉन्ड्रिया में 2 FADH2 में
अपचेन हो जाता है, अपचेन, तब बनते हैं कितने, 2 FADH2 इंटू 2 ATP। उस समय बेटा कितने बनेंगे, 4। कितने बनेंगे, 4। ठीक है, जैसे ही 4 बनेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 36। ये विशेष चीज अपनी है यहां। कौन सी चीज विशेष ध्यान रखनी है, ये 2 स्टार मैंने यहां बनाए हैं ना, ये विशेष चीज ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस में कुल ऊर्जा कितनी देखते हैं, 36 या 38 ATP। 36 या 38 या 6 या 8, 6 या 8 को समझ लो, 36 38 अपने आप हो गया। NADPH2 मेलेट के द्वारा ETS में जाता है ना, तब तो आपके पास 6 बनेंगे, और 6 बनते ही 2 ATP वाले, 6 और 2 कितने हो गए, 8। ठीक है, और यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो FADH2 का अपचयन होता है, जिससे कितने बनेंगे, 4, और 4 और 2 6 बनेंगे। तो जब 8 बनेगा तो टोटल लाभ कितना होगा, 38 का, और 6 बनेगा तब टोटल लाभ कितना होगा, 36 का। यही है मेन कहानी। इसी में तो कड़ाचूक होते हैं मास्टर, बोले हो बन गए, हम क्या करें। ये चीज है इसकी मेन, मतलब मेटल वाहक सट्टल वाहक दोनों काम करते हैं। मेलेट वाहक काम करेगा ना, तब तो किस में जाएगा, ETS में, तब तो 8 8 से 38। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में सट्टल वाहक काम करेगा तो FADH2, तब बनेंगे 6, और 6 से कितने, 36। ये कहानी होगी आपकी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी कंप्लीट, और ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाली ऊर्जा की पूरी। ठीक है, अब इसके बाद आगे की नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। पायरुविक एसिड बनाता आपके पास लास्ट में। ठीक है, पायरुविक एसिड बनाता लास्ट में, क्या बना, C3H4O3। इस पायरुविक एसिड का आगे भविष्य क्या हो सकता है, मतलब इसके आगे के पद। अब आगे के पद देखो क्या क्या हो सकते हैं बेटा। एक तो ये जा सकता है किसमें, अनोक्सीय में जाएगा, तो अनोक्सीय में जाएगा तब तो क्या होगा, किण्वन होगा, और किण्वन होगा तब ऊर्जा बनेगी कम। ऊर्जा कितनी, 2 ATP। ठीक है, एक तो ये होगा, अनोक्सीय में चला जाएगा, ऊर्जा क्या बन जाएगी, कम बन जाएगी। ठीक है, दूसरा किस में जाएगा, ऑक्सीय में जाएगा। ऑक्सीय में, और ऑक्सीय में जाएगा, ये किसके साथ जुड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A, और इसका होगा वी ऑक्सीकरण। वी ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको। वी ऑक्सीकरण किसमें बनेगा बताओ, ये आगे चलकर किसमें, ऑक्सीकारी, देखो दोबारा लिखूं, देखो इसको दिक्कत करेगा नहीं है, ऐसे लिखो, ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या बनेगा, ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण। ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण किसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़कर किसकी शुरू करेगा, क्रेब्स को शुरू, क्रेब्स को क्या कर देगा, शुरू, और क्रेब्स को शुरू करेगा, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं लिंक, या इसको कहते हैं योजक, या इसको कहते हैं मध्यवर्ती अभिक्रिया। लिंक, योजक, या कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है इसको, मध्यवर्ती अभिक्रिया कहा जाता है। बाकी पूरी डिटेल आगे भी आएगी इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अभी तक तो किसमें था, ये कोशिका द्रव्य में था पायरुविक एसिड, अब कोशिका द्रव्य से चलकर किस में आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया की किस में आएगा, मैट्रिक्स में या आधात्री में प्रवेश कर जाएगा। और मैट्रिक्स और आधात्री और कोशिका द्रव्य के बीच में एक क्रिया होती है, पेरीप्लास्टिडियल स्थल। दोबारा सुनो, पेरीप्लास्टिडियल स्थल जो मध्यवर्ती स्थल है ना, उस
के अंदर ये क्रिया होती है, आंतर झिल्ली अवकाश में ये क्रिया होती है। चलो लिख ही देता हूं रे, ये तुम भूल जाओगे। प्लास्टिडियल स्थल में या आंतर झिल्ली अवकाश में। तो ध्यान रखना, मध्यवर्ती अभिक्रिया या लिंक अभिक्रिया किसमें हुई? पेरीप्लास्टिडियल स्थल या आंतरिक झिल्ली अवकाशिका में ये क्रिया संपन्न होती है, जिसको लिंक अभिक्रिया या योजक अभिक्रिया भी कहा जाता है, लिंक अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। और तीसरा इसका काम होता है प्यारे बच्चों, जो पायरुविक अम्ल बना है, पायरुविक अम्ल, और वो पायरुविक अम्ल क्या बना सकता है? एमिनो एसिड बना सकता है, एलेनाइन। और एलेनाइन आपको पता है शारीरिक उपापचय में क्या होते हैं? सहायक। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेन मतलब आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। समझ में क्या आई बेटा? कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान लास्ट में आपके पास पायरुविक एसिड बना था, कोशिका द्रव्य के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है और पायरुविक एसिड के 2 अणु बने थे। अब बनने वाले जो पायरुविक एसिड के 2 अणु हैं, उनका आगे क्या भविष्य हो सकता है? साहब वो क्या कर सकते हैं, मतलब आगे उनका क्या फ्यूचर होगा? इस चीज को समझाने के लिए अपन ने क्या किया कि पायरुविक एसिड के स्टेप बांटे कितने। पहला तो साहब ये अनोक्सीय श्वसन में जा सकता है, जिससे किण्वन होगी, किण्वन से ऊर्जा बनेगी। किण्वन अपने आप में पढ़ेंगे अपन, कोशिका द्रव्य में पढ़ेंगे, और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। दूसरा पद किस में जा सकता है साहब? ये ऑक्सीय श्वसन में। तो ऑक्सीय श्वसन को अपन को किससे जोड़ना है? क्रेब्स से। तो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ये जुड़ता है। सबसे पहले पायरुविक एसिड का वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम आगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करवा देगा, और निर्माण करवा देगा तो आपका क्या बन जाएगा? लास्ट में क्रेब्स चक्र शुरू हो जाएगा, बन जाएगा नहीं सॉरी, क्रेब्स चक्र शुरू होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस को किससे जोड़ता है? क्रेब्स से। ग्लाइकोलाइसिस को किससे जोड़ा? क्रेब्स से। तो बीच की अभिक्रिया है, इसलिए इसको मध्यवर्ती, जोड़ने वाली इसलिए लिंक या योजक अभिक्रिया कहते हैं। होती कहां है? कोशिका द्रव्य में है। पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, तो एंटर के बीच में आपको अभी बताया था पेरीप्लास्टिडियल स्थल आता है, एक कोशिकीय अवकाश आता है, अंतराकोशिकीय अवकाश। उस अवकाश को पार करते समय इस अभिक्रिया को, लिंक अभिक्रिया को करेगा पूरा। कुछ चीजें ऐसी बनती है, एमिनो एसिड्स वगैरह ऐसे बन जाते हैं, एलेनिन वगैरह, जो उपापचयी संग्रहण में या उपापचयी क्रियाओं के दौरान काम आते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास लास्ट में आपको पता है पायरुविक एसिड के भविष्य तक को अपन ने देख लिया, पायरुविक एसिड की चीजों तक अपन ने देख लिया, मतलब पायरुविक एसिड के निर्माण को आपने समझ लिया। इसके बाद देखो आपकी कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस प्रकार की चीजें हैं। मतलब श्वसन हुआ, श्वसन की परिभाषा होगी, ऊर्जा निर्माण हो गया ऑक्सीय और अनोक्सीय के प्रकारों के आधार पर। फिर इस ऑक्सीय श्वसन की क्रिया विधि के आधार पर अपन ने क्या देखे, इसके आगे कौन कौन सी चीजें टूटती है, किस प्रकार से वो बनता है, वो समझ लिया। फिर अपन ने स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीजें आगे संपन्न होती है, उसमें सबसे पहला कौन सा पड़ा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की खोज देख ली, वैज्ञानिक देख लिए, कहाँ होता है, क्या क्या बनता है, किन किन पदों में होता है। 10 पद आपको पूरी डिटेल से बहुत अच्छे से समझा दिए, उनको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। लास्ट में आपके पास पायरुविक एसिड बनकर आ गया, कोशिका द्रव्य में हो गया, मतलब आपके ग्लूकोज का विखंडन पूरा हो गया। विखंडन के बाद पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य में नहीं रहता, वो वहां से किस में आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद उसके पदों से कौन कौन सी चीजें आगे बनेगी, उसका वो क्या कहलाएगा? उसका भविष्य कहलाएगा, यानी उसके आधार पर उसका आगे की चीजें क्या तय होगी। इस हिसाब से अपन ने ग्लाइकोलाइसिस को पूरा कंप्लीट, बहुत अच्छी सी डिटेल के साथ और बहुत शॉर्ट स्वीट शानदार तरीके से के साथ आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत गजब तरीके से समझ में आई होगी। आप बहुत अच्छे से एंजॉय ले रहे होंगे क्लास को, मस्त तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत गजब की चीज़ें आपकी हो रही है, शानदार बढ़िया चीज़ें आपकी आ रही है। तो इसलिए
आगे की चीज़ें तैयार रखना। थैंक यू।